आज के इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से ही चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि a जो है 2i + 3 जो है और +4k, b जो है 3i + 4j + 5k, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर के बीच का जब भी आपको एंगल निकालना हो आप हमेशा फॉर्मूला लगाएं cos थीटा बराबर a डॉट b बटा mod a mod b। दो वेक्टर के बीच जब भी आपको एंगल बताना हो आप हमेशा फॉर्मूला लगाएं cos थीटा = a डॉट b बटा mod a mod b। तो cos थीटा = a डॉट b जानते हैं आप, i मल्टीप्लाई होता है तो 3 दूनी 6, j मल्टीप्लाई होता है तो 4 तिया 12 और k मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौका 20 बटा mod a का मतलब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का वर्गमूल और फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का वर्गमूल। इस तरह से जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग को तो कितना आ जाएगा 12 अच्छो 18 और 20 38 16 9 25 और 4 29 और फिर 16 9 25 और 25 50 तो 38 बटा √29 और √50 तो 38 बटा 1450 दिया है। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आता होगा 1450। 9 5 45 बाकी बच गया 4 तो ठीक है। तो चूंकि इसका वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे तो लिखने का तरीका आप जानते हैं cos इनवर्स 38 और नीचे में 1450, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है mod a mod b cos थीटा। हमने इसका उपयोग किया। आपको भी जब कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना हो हमेशा आप यही फॉर्मूला लगाएं a डॉट b बराबर mod a mod b cos थीटा या cos थीटा बराबर a डॉट b बटा mod a mod b। 14 नंबर सवाल में आइए। करके प्रूव दैट a डॉट a क्रॉस b = 0, a डॉट a क्रॉस b = 0। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ, आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कि जैसे कि कोई वेक्टर है a और कोई वेक्टर है b, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक प्लेन है, ये प्लेन है मतलब ग्राउंड है, क्या है ग्राउंड है और आपको ग्राउंड में दो वेक्टर मिल गए हैं, एक वेक्टर a और एक वेक्टर b। तो आपको पता है जब बेसिक आप थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप a से b की तरफ चलते हैं ऐसे और बताते हैं कि a क्रॉस b का डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड होगा। अगर इसी में मान लें ग्राउंड है और यहां वेक्टर a है और यहां वेक्टर b है और आप चाहते हैं a क्रॉस b का डायरेक्शन, तो a क्रॉस b का डायरेक्शन कहां जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा। तो यहाँ a क्रॉस b का डायरेक्शन नीचे जाएगा a क्रॉस b और यहाँ a क्रॉस b का डायरेक्शन कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि a क्रॉस b का जो मतलब डायरेक्शन है वो हमेशा b से हो या फिर आपको a से हो। 90 डिग्री का ही कोण बनाते हैं। a क्रॉस b जो वेक्टर है वेक्टर a से और वेक्टर b से हमेशा 90 डिग्री कोण बनाते हैं। मतलब कि a क्रॉस b जो वेक्टर है वेक्टर a से भी 90 डिग्री बनाएगा और वेक्टर b से भी 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि एक वेक्टर a और एक वेक्टर a क्रॉस b, ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है? हाँ 90 डिग्री है, होता ही है।
तो जब 90 डिग्री है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पर तो जीरो ऐसे भी आता है। तो a डॉट a क्रॉस b जब हम करेंगे तो वेक्टर a और a क्रॉस b और लिखाएगा cos 90, जिसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा आपका a डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। अच्छा, 2i प्लस 3j प्लस 4k 4i प्लस 3j प्लस 2k फाइंड a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का तो आपको पता है कैसे होता है। a क्रॉस b, जिसको कुछ नहीं पता है वो आप वो कर सकता है कि 2i प्लस 3j प्लस 4k फिर यहाँ क्रॉस का चिन्ह दे करके 4i प्लस 3j प्लस 2k। और आपको पता होगा कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का जो वैल्यू आता है 0 आता है। और एक ट्रिक आपको पता होगा कि इस तरीका से अगर हम करते हैं i j और k तो i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j और उल्टा चलेंगे तो माइनस j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i। तो ये दोनों का भी यूज कर लेते हैं। तो चलिए भाई 2i गुना होगा 4i से तो 4 दूनी 8 और i क्रॉस i तो 0। फिर 2i गुना होगा 3j से तो 3 दूनी 6 और i क्रॉस j क्या आएगा? k। यहां साथ सब यूज कर रहे हैं। i क्रॉस j क्या होगा? k। फिर 2i गुना होगा 2k से 2 दूनी 4 i क्रॉस k माइनस j। हो गया, इसे कहानी खत्म। अब बारी 3j का। 3j मल्टीप्लाई होगा 4i से तो 3 चौके 12 और j क्रॉस i माइनस k। फिर 3j से 3 3 9 j क्रॉस j 0। फिर 3j 2k से तो 3 दूनी 6 और j क्रॉस k i कैप। इसका भी कहानी खत्म होगा। अब 4k मल्टीप्लाई होगा 4i से तो 16 और k क्रॉस i बराबर j। फिर 4k का 3j से तो 4 3 12 k क्रॉस j माइनस i, k क्रॉस j उल्टा हो गया इसलिए माइनस i और k क्रॉस k वाला कहानी तो 0। तो इस तरीका से e वाला टर्म तो खत्म हुआ। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 6i है और यहाँ पर 12 माइनस i, कुल मिलाकर के 6 माइनस i। तो इसका कहानी खत्म हो गया और इसका कहानी खत्म हो गया। 4 माइनस j और 16j तो 16j और 4 माइनस j मतलब 12j। के में आ जाइए 6 के यहाँ और माइनस 12 के तो ये बच जाएगा आपका माइनस 6 के। तो यहाँ पे लिखे 6 माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है, 6 माइनस के। तो इस तरह से आंसर आएगा 6 माइनस i 12j और 6 माइनस के, या लिखो कि माइनस 6i प्लस 12j माइनस 6 के, माइनस 6i प्लस 12j माइनस 6 के। तो ये बेसिक बात। आप इसका ये भी तरीका जानते होंगे डिटरमिनेंट वाला, तो आप डिटरमिनेंट के तरीके से भी कर सकते हैं। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं था, आपको ये सब बात बेसिक रिपीट करने के लिए इस ढंग से हम करवा दिए भी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए i j k ऐसे बताया जाता है। क्योंकि a क्रॉस b है इसलिए पहले a वाला अंक लिखाएगा। अगर b क्रॉस a तो a होता तो पहले b वाला लिखा था तब a वाला लिखा था।
ए क्रॉस बी है, इससे पहले ए वाला और फिर बी वाला, और इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं। पहले आई, फिर माइनस जे, और फिर यहाँ के। फिर आपका जो डिटरमिनेंट वाला प्रोसेस है लगाइए कि आई को इस तरह से कवर करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 6 में 12 घटेगा तो -6, यही आसान भी होता है। जे वाला में इधर से कवर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 4 - 16 -12, और के वाला कवर करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 -12, तो आ जाएगा -6i + 12j -6k, -6i + 12j -6k। ये निकल गया क्रॉस बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो फिर कर लेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और +6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछता तो ही कर लेते, ऐसे ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है तो वही करना है। -6i + 12j -6k। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी आपस में परस्पर लंबवत हैं। आपस में परस्पर क्या है? लंबवत हैं। जैसे हम मान लें कि वेक्टर ए = 3i कैप, वेक्टर ए बी = 4j कैप, वेक्टर सी = 5k कैप। आप भी देखकर ही समझ रहे होंगे कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी परस्पर लंबवत है। तो करा सो दैट C क्रॉस A क्रॉस B, तो C का मतलब 5k क्रॉस A 3i क्रॉस 4j = 0, तो 5k क्रॉस और 4 तिया 12 और y क्रॉस j k बराबर 0, तो 12 × 5 = 60 और k क्रॉस के 0 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। बोले सही है, सही है। C क्रॉस A क्रॉस B बराबर 0, सो दैट दिखाना था कि 0 होगा। बोले 0 होगा, सॉल्व कर दें, 0 आया ही, करके देखें। करा इज द कन्वर्स ट्रू। अभी क्या देखें हम कि A B C अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो पक्का है कि C क्रॉस A क्रॉस B का आंसर 0 आएगा। यदि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ए बी सी आपस में लंबवत हो, तब तो पक्का है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। क्या इसका उल्टा सही है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 तभी होगा जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो? ये पूछ रहा है कि क्या सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा यदि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो? माने क्या ये 0 होने के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है? बोले ये कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर होना। आप अगर वेक्टर ए को लिख लो 10i कैप और वेक्टर बी को लिख लो 20i कैप, ये दोनों तो पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन वाले हैं, कहां परपेंडिकुलर है? लेकिन फिर भी इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि i क्रॉस i का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। इसलिए ये एकदम सही नहीं है कि ई 0 होने के लिए तीनों को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। हाँ, ये सही है कि तीनों का परपेंडिकुलर होंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 हो इसके लिए तीनों को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये सही नहीं। देख सकते हैं आप यहां से ए और बी क्या है? पैरेलल है। तो पूछ रहा है इज द कन्वर्स ट्रू? नो। इसका उल्टा एकदम सही नहीं होगा कि इसका मान मतलब 0 होने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई 0 नहीं, पैरेलल भी होंगे ए और बी, जिसका आंसर 0 आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पढ़ रहे हैं इसको। करे पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल जो है किसी स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है विथ ए कांस्टेंट स्पीड भी। मान लें कि ये पार्टिकल है और एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर कोई पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से। तो ये जा रहा है v वेलोसिटी से। मान लें कभी यहां रहा होगा, कभी यहां भी रहा होगा। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर ही पार्टिकल चल रहा है v वेलोसिटी से, तो ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल कभी यहां रहा होगा, कभी यहां रहा होगा, क्योंकि v वेलोसिटी से ही जा रहा है। एट ए सर्टेन टाइम, किसी खास समय, इट इज एट ए पॉइंट p, किसी खास टाइम पर किस पॉइंट पर है? p पॉइंट पर है। किसी खास समय एक जो है p पॉइंट पर है ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट P पर है। O इज ए फिक्स पॉइंट। O इज ए फिक्स पॉइंट। O कहीं एक फिक्स पॉइंट है। मान लें कि वो यहाँ एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्या कर रहा है? सो दैट, हमको दिखाना है कि OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। P यहां हो या P यहां हो, P पॉइंट कभी यहां है कभी वहां भी रहेगा, क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है। तो कह रहा है कि P कहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। किसको? OP क्रॉस V को। OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। P का पोजीशन कहां है इस बात से कोई लेना देना नहीं है इस वैल्यू को, OP क्रॉस V के वैल्यू को। सो दैट OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। चलिए निकालते हैं OP क्रॉस V। तो E हो गया हमारा OP और ये हमारा V। तो हम निकाल रहे हैं OP क्रॉस V। OP क्रॉस V, OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड OP मॉड V साइन थीटा। A क्रॉस V का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ते हैं हम लोग? मॉड A मॉड V साइन थीटा पढ़ते हैं। तो OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा? मॉड OP मॉड V साइन थीटा। जहां थीटा होगा OP और V के बीच का एंगल। तो आप देखें तो OP का डायरेक्शन ऐसा है और V का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो यही तो हुआ एंगल। OP और V के बीच का एंगल, E डायरेक्शन OP का है, E डायरेक्शन V का है, OP और V के बीच का एंगल ही हो गया थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जरा। तो OP इस तरफ जा रहा है और V इस तरफ है। तो जब हम OP से V के तरफ जाएंगे तो OP क्रॉस V का डायरेक्शन आएगा अपवर्ड। इसका मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो इससे आ जाएगा OP का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। परपेंडिकुलर, मान लो कि परपेंडिकुलर हम डालें किस पॉइंट पर? D पॉइंट पर। D पॉइंट पर मान लो हमने परपेंडिकुलर डाला।
तो OP का मैग्नीट्यूड OP, V का मैग्नीट्यूड V, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P, P का मतलब OD, P बाई H, H का मतलब OP, ऑन डायरेक्शन ऊपर की ओर। इस तरह से OP OP कैंसिल, इस तरह से आएगा V OD, V इंटू OD, और डायरेक्शन किधर आएगा, अप की ओर। ये हमारा अभी OP क्रॉस V का वैल्यू आया। अब हम ये बात को फिर से निकालने जा रहे हैं OP क्रॉस V को, यह मानते हुए कि P अब यहां है, P अब उस पॉइंट पर चला गया है, तो फिर से देखते हैं कि क्या OP क्रॉस V का जो वैल्यू है यही आता है। वही तो हमको दिखाना है कि OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। P का पोजीशन कहीं रहे, OP क्रॉस V के मान पर असर नहीं पड़ेगा। तो चलो P यहां मान के सॉल्व किया, P यहां मान के सॉल्व करते हैं। तो OP का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, V का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो फिर से एंगल होगा थीटा, तो मान लो ये वाला एंगल होगा थीटा। हम ये नहीं करें कि थीटा ही थीटा बराबर है, ये थीटा अभी के OP और V के बीच का एंगल था, और ये थीटा अभी के OP और V के बीच का एंगल है। तो अगर यहां करना चाहेंगे हम OP क्रॉस V, तो फिर से लिखेंगे मॉड OP मॉड V साइन थीटा और डायरेक्शन अपवर्ड, अभी भी अपवर्ड होगा, OP V, O से P इधर जा रहा है, O से P इधर जा रहा है, OP इधर है डायरेक्शन V का, OP क्रॉस V अपवर्ड, ये हो जाएगा OP, ये हो जाएगा V, और फिर से अगर साइन थीटा का मान रखें तो फिर से आएगा OD और OP, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और फिर से डायरेक्शन अपवर्ड, फिर से OP से OP कैंसिल होगा, और ये आएगा V इंटू OD, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में OP क्रॉस V का जो वैल्यू आया है विथ डायरेक्शन सेम आया। तो हो गया क्लियर, इसका मतलब P जो पॉइंट है कहीं रहे, इसे कोई लेना देना नहीं है किसको, OP क्रॉस V को। तो कोई आंसर नहीं लाना था, हम लोग को दिखाना था, सो दैट तो हमने आपको दिखाया कि OP क्रॉस V का जो वैल्यू है P पर डिपेंड नहीं करता, P का पोजीशन यहाँ हो या यहाँ हो, OP क्रॉस V का जो वैल्यू है और उसका जो डायरेक्शन, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इधर क्वेश्चन नंबर आपका 17, ऐसा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जो कुछ भी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 में सब इसे 12th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 12th क्लास में पढ़ना है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते और मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स लग रहा है, इज गिवन बाई, और फोर्स कैसे लग रहा है दिया भी गया है कि फोर्स इज गिवन बाई QE प्लस Q V क्रॉस V। यह फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और यह फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यह फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यह फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बताया भी गया है कि सपोज E इज अलोंग द x एक्सिस एंड B अलोंग द y एक्सिस। E है इलेक्ट्रिक फील्ड और B होता है मैग्नेटिक फील्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, B है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F बराबर QE प्लस Q V क्रॉस V हम नहीं लिखे, क्वेश्चन बता रहा है कि ऐसा फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और क्या लिखा है, सपोज E इज ए अलोंग द x एक्सिस, E का डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, तो इसके लिखे QE I कैप, चूंकि x की तरफ है तो I कैप, एंड B अलोंग द y एक्सिस, तो इसका मतलब Q वेक्टर V क्रॉस BJ कैप, क्योंकि B है y एक्सिस की तरफ।
व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड भी, करा कि किस डायरेक्शन में और कितना मिनिमम स्पीड भी should a positively charged particle be sent so that net force on it is zero, ताकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल का मान 0। कितना मिनिमम वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंका जाना चाहिए ताकि फोर्स का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेट फोर्स ऑन इट इज 0, तो फोर्स को 0 कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फोर्स तो 0 ही होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, बराबर क्यू तो कॉमन हो जाएगा यहां से, तो बचेगा ई आई कैप प्लस भी क्रॉस बी जे कैप। अब क्यू तो कॉमन में, तो क्यू भी 0 हो जाएगा, तो बच जाए क्या हम लोग को, ई आई कैप प्लस भी क्रॉस बी जे कैप इक्वल टू 0। तो हमें तो निकालना है भी के बारे में, भी के बारे में जानना है, तो भी के बारे में यहां रहने देते हैं, जिसको निकालना हो तो बाएं तरफ रखेंगे, बाकी सब दाएं तरफ। तो भी क्रॉस बी जे, भी क्रॉस बी जे, यहां आ जाते हैं, तो हो गया भी क्रॉस बीजे, भी क्रॉस बीजे, ये हो गया आपका भी क्रॉस बीजे, भी क्रॉस बीजे इक्वल्स टू ई माइनस आई कैप, इक्वल्स टू ई माइनस आई कैप। अब हो गया भी क्रॉस बीजे बराबर ई माइनस आई कैप। तो भी को भी तो लिख सकते हैं, भी का हमें क्या पता है, हमें निकालना है भी का मिनिमम वैल्यू और भी का डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना है। आप देख लो कि भी क्रॉस बी लिखा हुआ है, भी क्रॉस बी, हमें भी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि भी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, सबसे कम वाला मान। तो चलो भी को ऐसे लिखते हैं कि भी और भी कैप, मतलब ये हो गया भी का मैग्नीट्यूड और ये हो गया भी का डायरेक्शन। भी वेक्टर है ना, तो हम लिखें भी का मैग्नीट्यूड और भी का डायरेक्शन, भी का मॉड प्लस भी कैप अक्रॉस बी जे कैप बराबर ई माइनस आई कैप। पहला बात तो ये सोचना है कि भी के डायरेक्शन की जगह हम लोग क्या पुट करें ताकि भी का डायरेक्शन अक्रॉस बी का डायरेक्शन माने जे कैप मिला के आ जाए माइनस आई कैप, तब डायरेक्शन से टिक बैठेगा। इसका डायरेक्शन क्रॉस इसका डायरेक्शन बराबर आना चाहिए हम लोग कोई माइनस आई कैप, मतलब भी का डायरेक्शन क्रॉस जे कैप बराबर आना चाहिए माइनस आई कैप। और आपको अगर वेक्टर का बेसिक पता है तो आप ये बात समझते होंगे कि ई जो डायरेक्शन है होना चाहिए के कैप, ताकि के क्रॉस जे ही होता है माइनस आई कैप, के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई कैप। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, के कैप की ओर, इसका डायरेक्शन होना चाहिए के कैप की ओर। तो के कैप की ओर होना चाहिए, तब आएगा यहाँ पर माइनस आई। तो एक तो इसका डायरेक्शन पता चल गया, एक आंसर तो ही हो गया इसका डायरेक्शन किधर है। अब मैग्नीट्यूड के बारे में बोल दो, भी और यहाँ बी इज इक्वल टू ई, भी इज इक्वल टू ई। ऐसे सोचो पहले कि भी क्रॉस बी कैसे होता है, भी क्रॉस बी होता है ना भी बी साइन थीटा, भी बी साइन थीटा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि भी क्रॉस बी का मतलब मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड बी साइन थीटा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये तो डायरेक्शन के बारे में बताएं। अगर आप ऐसे जानना चाहते हैं कि मॉड बी साइन थीटा बराबर ही, तो साइन थीटा का मान 90 लेना पड़ेगा, क्या कि बी का मान मैक्सिमम आना, मिनिमम आना है भी का मान। अब भी का मान मिनिमम तब आएगा अगर इसको एक क्षण के लिए ऐसे सोचें, डायरेक्शन तो देख लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। तो भी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी साइन थीटा बराबर इधर का मैग्नीट्यूड ई, तो भी बराबर आ जाएगा ई बटा बी साइन थीटा।
और आपको सब पता चलता होगा कि v का मान मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1। इस तरह से v का मिनिमम मान हम लोग को पता चल जाएगा और वैल्यू होगा e बाई बी। इस तरह से मिनिमम मान आएगा e बाई बी आपका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा k कैप, मतलब z एक्सिस की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कह रहे गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, गिव है एग्जाम्पल फॉर विच a डॉट b इक्वल टू c डॉट b। एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि a डॉट b और c डॉट b बराबर हो और a और c बराबर नहीं हो। a डॉट b c डॉट b बराबर हो लेकिन a और c बराबर नहीं हो। a डॉट b और c डॉट b बराबर आना चाहिए और ac के बराबर आना चाहिए। बहुत आसान एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मान लें कि आप वेक्टर a इज इक्वल्स टू, अच्छा दो वेक्टर डॉट में है और ये भी दो वेक्टर क्या है डॉट में है और b भी सेम है। तो a डॉट b, मान लो कि a बराबर 3i कैप और b बराबर 4j कैप और मान लो c बराबर 5k कैप। ऐसा अगर मान लें तो आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर a और वेक्टर c इक्वल नहीं है। देखें आप, वेक्टर a और वेक्टर c इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल नहीं है। देख लीजिए इक्वल नहीं है। फिर भी आप अगर a डॉट b करेंगे, a डॉट b, तो आपको समझ में आता होगा कि i डॉट j, 3 चौका तो 12 हो जाएगा। अब i डॉट j कितना आएगा? i डॉट j 0, क्योंकि i और j के बीच तो होता है 90 डिग्री और डॉट में क्या लगता है cos थीटा, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 0। और c डॉट b, अगर हम c डॉट b के बारे में बात करें तो c हो गया हमारा 5k और डॉट हो गया हमारा 4j, तो फिर 5 गुने 4 हो जाएगा 20 और j डॉट k का मान फिर से 0 आएगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल्स टू c डॉट b, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू c। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो गया। तो ये जो आपका चैप्टर क्या नाम है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 तक है ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो इसके आगे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 20 से, वो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होगा। तो अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है।